हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू टू द फिफ्थ लेक्चर फॉर सीए इंटर फास्ट ट्रैक बैच। और गाइस, ये फिफ्थ लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट सैलरी चैप्टर। आज है सैलरी का पार्ट 2। और आई होप आप सब लोगों को मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों से कि यू ऑल पीपल आर एबल टू क्लियर योर डाउट्स। दैट इज एग्जैक्टली द इंटेंशन. So guys, let's start. Today is our fifth lecture, as I told you before, salary का part 2. और दोस्तों, अभी तक के 4 lectures are already there for everybody on my YouTube channel. और guys, इसको spread भी करिए, share भी करिए, so that everybody gets the benefit, because what I believe is बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. सो गाइज, अभी तक सैलरी के फर्स्ट वाला जो लेक्चर था उसमें 5 आइटम्स हमने कंप्लीट किए थे. 5 आइटम्स: बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परकेजेस. गाइज, आज अपन लोग 6th आइटम से शुरू कर रहे हैं और 6th आइटम है LTC. लीव ट्रेवल कंसेशन. और गाइस, जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, इन क्लासेस के स्मार्ट नोट्स आर ऑलरेडी लाइंग ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक. तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिएगा, जाकर लिंक को डाउनलोड करिएगा. और मैं ये चाहूंगा, आज अगर सॉफ्ट कॉपी है तो हार्ड कॉपी निकाल के रखिए, साथ तो साथ लिखते रहिए. और खुशी की बात यह है, 2 बहुत मेजर अनाउंसमेंट सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए कमिंग वीक में आने वाली है. दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का. रियली आई मीन इट. एंड जस्ट वेट फॉर 2 बिग अनाउंसमेंट्स. सो गाइस, लीव ट्रेवल कंसेशन. जैसे लीव का मतलब होता है छुट्टियां, हॉलीडेज. ट्रैवल का मतलब होता है जर्नी, छुट्टियों में जर्नी है. कंसेशन का मतलब होता है लमसम अमाउंट. तो व्हाट इज लीव ट्रैवल कंसेशन? जर्नी के लिए लमसम अमाउंट मिलता है. छुट्टी किसको अच्छी नहीं लगती? हॉलीडेज एवरीबडी लव्स. इसमें 2-3 बातें याद रखनी है. छुट्टी पे हम जब जाते हैं, एक तो ट्रांसफर का खर्चा होता है, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर. ट्रांसफर मतलब, अरे यार, वो स्टेशन तक जाने के खर्चे, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या बस स्टेशन है, वो ट्रांसफर के खर्चे. फिर आपके टिकट के या ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं. एरोप्लेन से जाओगे, बस से जाओगे, रेल से जाओगे. फिर वहां पर स्टेइंग के खर्चे होते हैं, वहां पर फूड के खर्चे होते हैं. और एक खर्चा और, बताओ जल्दी जल्दी बताओ. एक खर्चा आपका शॉपिंग का. आपको एलटीसी का जो अमाउंट है, सॉरी जी, खाली ट्रैवलिंग के लिए खर्च करना है. ट्रांसफर के लिए नहीं खर्च करना, स्टेइंग के लिए खर्च नहीं करना, फूड के लिए खर्च नहीं करना, शॉपिंग के लिए खर्च नहीं करना. तो एलटीसी का जो अमाउंट होता है खाली जर्नी के लिए है. जर्नी मींस जो आपकी टिकटें हैं, फेयर है, चाहे रेल फेयर हो, एयर फेयर हो, ये बात को याद रखिएगा. और ये जर्नी इन इंडिया होनी चाहिए. लो जी, हम डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. दिस जर्नी शुड बी इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया. इस बात को याद रखिएगा. एलटीसी पे खुशी की बात यह है, आपको 10 क्लॉज 5 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी. और 10(5) क्लॉज की जो एग्जेम्पशन है, उसकी जो लिमिट्स है, वो रूल 2B के अंदर है. तो रूल 2B याद रहे ना रहे, आपको एग्जेम्पशन 10(5) की जो लिमिट्स हैं वो याद रहनी चाहिए. ठीक है. तो अच्छा, एलटीसी में एक बात और है, अकेले तो जाओगे नहीं वीडियो, साथ में आपके जाएंगे फैमिली मेंबर्स. तो एम्प्लॉय के साथ जा सकते हैं फैमिली मेंबर्स. और फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन, गाइस आ जाइए जरा, नेक्स्ट पेज पे दिखा दूं जी. फैमिली मेंबर की डेफिनेशन ये रही. अच्छा, परकेजेट्स में जो डेफिनेशन थी ना, परकेजेट्स में जो डेफिनेशन थी वो थी हाउस होल्ड मेंबर. परकेजेट में जो डेफिनेशन थी वो थी हाउस होल्ड मेंबर, जिसमें स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, पेरेंट्स, सर्विस डिपेंडेंट्स. यहां पर जो डेफिनेशन है वो है स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, चाहे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, स्पाउस एंड चिल्ड्रन. और पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन जब ही आएंगे जब वो डिपेंडेंट है. तो घूमने जाना है, बढ़िया सी हिंदुस्तान में जगह जाओ, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को लेके जाओ, इधर चिल्ड्रन के स्पाउसेस कवर्ड नहीं है.
तो आपका इधर डॉटर इन लॉ और आपका सन इन लॉ, जो बहू और जो दामाद है वो कवर्ड नहीं। तो फैमिली मेंबर में स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर हु आर डिपेंडेंट। एलटीसी की बात करें तो एलटीसी का जो एग्जेम्पशन है वो है सेक्शन 10 क्लॉज 5 में, और वो 10 क्लॉज 5 में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग प्लस एम्प्लॉय ऑब्लिक फैमिली मेंबर्स प्लस डोमेस्टिक जर्नी यानी कि इन इंडिया और लिमिट विच एवर इज लेस। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग, एम्प्लॉय फैमिली मेंबर, डोमेस्टिक जर्नी इन इंडिया और लिमिट विच एवर इज लेस। तो जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ अपना और एम्प्लॉय का, फैमिली मेंबर्स का इन इंडिया में, इसके अंदर शॉपिंग के खर्चे, ट्रैवलिंग स्टेशन के खर्चे, स्टेशन एक्सपेंसेस या ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, स्टेशन ट्रांसफर्स, इसमें फूड और स्टेइंग के खर्चे, वो सब इंक्लूड नहीं करने। और जो लिमिट है ये आपको अगर मैं बता दूं तो विच एवर इज लेस करना तो आपको आता ही है। तो जो लिमिट है वो आ जाइए इधर। जो लिमिट है, अगर एयर से जा रहे हैं तो आपको लिमिट मिलेगी एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ एयर इंडिया बाय शॉर्टेस्ट रूट। अब और एक बात और बता दूं, लिमिट प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, लिमिट प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो भी आपको एक अच्छा, व्हाट इज लिमिट? दिस इज डीम्ड एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय फैमिली मेंबर, डोमेस्टिक जर्नी इन इंडिया और डीम्ड एक्सपेंडिचर बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो डीम्ड एक्सपेंडिचर क्या है? अगर आप एरोप्लेन से जाते हो तो एयर इकोनॉमी फेयर जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल फेयर होता है ना, एक होता है बिजनेस क्लास फेयर, एक होता है इकोनॉमी क्लास फेयर। तो इकोनॉमी क्लास फेयर लेंगे किसका? एयर इंडिया का। एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की एयरलाइंस पहले होती थी, अब टाटा वालों ने टेक ओवर कर ली, उस एयरलाइंस का एयर फेयर लेंगे। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब जैसे दिल्ली से जम्मू जाना है, आप हो सकता है जलंधर होते हुए गए हो, बीच में आप हरियाणा में रुके गई, फिर आप जम्मू पहुंचे, तो आप कनेक्टिंग कर करके गए, लेकिन हम डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया का लेंगे लिमिट के लिए। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, सुन लो मेरी बात, एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका एयर एशिया से हो, विस्तारा से हो, है ना, आपका स्पाइस जेट से हो, इंडिगो से हो, आप बिजनेस क्लास से जाओ, 15 बार स्टॉप करके जाओ, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम जो आपको लिमिट देंगे वो एयर इंडिया की देंगे, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से चले हैं और वहां तक की फ्लाइट का। हो गया काम खत्म। अगर आप एरोप्लेन से नहीं गए, रेल से गए हैं, तो आपको जो लिमिट मिलेगी एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर की मिलेगी, यानी कि इंडियन रेलवेज में तो इंडियन रेलवेज ही है, कोई ऑप्शन है नहीं, तो इंडियन रेलवेज का फर्स्ट एसी बाय शॉर्टेस्ट रूट। आप स्लीपर से जाओ, थर्ड एसी से जाओ, सेकंड एसी से जाओ, लेकिन लिमिट मिलेगी फर्स्ट एसी। तो यहां पर गवर्नमेंट थोड़ी मददगार, कदरदान और मेहरबान है आप पे। अच्छा, अगर आप अदर मोड से गए, अदर मोड से मतलब आप शिप से गए, आप बस से गए, आप कैब से गए, पर्सनल कार से गए, घूमने जाना है, गवर्नमेंट कहती है इस केस में हम आपको डीम्ड एक्सपेंडिचर क्या दें? गवर्नमेंट कहती है क्या ये कनेक्टेड बाय रेल है, रेल से कनेक्टेड है? अगर ये रेल से कनेक्टेड है तो आपको वही लिमिट मिलेगी जो कॉलम 2 वाली है, यानी कि वही लिमिट एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। यानी कि मैं दिल्ली से जम्मू गया, अपनी कार से गया, बस से गया, उस केस के अंदर गवर्नमेंट कह रही है लिमिट हम वही देंगे जो रेल से जाते तो आपको लिमिट मिलती, कोई फर्स्ट क्लास रेल फेयर। अरे सर, जम्मू तक रेल नहीं जाती है, इसी कारण मैं शिप तो पॉसिबल है नहीं, बस से गया, कैब से गया, उस केस में गवर्नमेंट कहती है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जा रहा होगा ना, उसका डीलक्स फेयर ले लीजिए। नहीं सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता उधर,
तो गवर्नमेंट कहती भाई अगर वहां पर रेल जाती तो उसका फर्स्ट क्लास रेल फेयर क्या होता। तो सिंपल सी कहानी है, लंबी कहानी को शॉर्ट करें। एलटीसी, दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से केरला, दिल्ली से कश्मीर, दिल्ली से आप असम जाना चाहते हैं जाइए, या कहीं भी जाना चाहें आप इंडिया में घूमना है। पहली बात, आपका एक्चुअल खर्चा लेना है ट्रैवलिंग के ऊपर अपना एम्प्लॉय फैमिली मेंबर का डोमेस्टिक जर्नी के लिए, उसमें आप कैसे भी जाइए, हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो लिमिट है वो डीम्ड एक्सपेंडिचर की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। उसमें याद रखना, एरोप्लेन से गए तो एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास फेयर, रेल से गए तो आपको फर्स्ट क्लास रेल फेयर मिलेगा, और अगर आप अदर मोड से गए, रेल से जाने की सुविधा थी लेकिन गए नहीं, तो फर्स्ट क्लास रेल फेयर मिलेगा। और रेल से जा नहीं सकते थे क्योंकि रेलवे लाइन तो है ही नहीं, तो डीलक्स फेयर मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चाहता, फिर भी जाना है, तो गवर्नमेंट कहती भाई अगर रेल जाती तो उसका डीलक्स फेयर या फर्स्ट क्लास रेल फेयर क्या होता। ऐसा करेंगे, आपका आंसर जो भी मिनिमम आएगा दैट विल बी एग्जेम्पशन। ये एग्जेम्पशन 2 बार मिलेगी 4 सालों में, ये एग्जेम्पशन 2 बार मिलेगी 4 सालों में। और वो 4 साल का जो ब्लॉक हमारे लिए है वो है 22 से लेकर 25। इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, 22 से 25 ये कैलेंडर ईयर है, तो हमें ये क्या देखना है, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2025, 22, 23, 24, 25, इन 4 साल में, इन 48 महीनों में आपको 2 टाइम्स एग्जेम्पशन मिलेगी, ओनली 2 टाइम्स। तो अगर आपको 4 टाइम्स एलटीसी मिला, 2 टाइम्स एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आपने नो एग्जेम्पशन आपने ली नहीं, पैसा तो मिला, चारों एग्जेम्पशन नहीं, 2 एग्जेम्पशन नहीं ले पाए क्योंकि बच्चों का एग्जाम था, वाइफ काम करती है, नहीं टाइम मिला, तो 1 एग्जेम्पशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, 1 एग्जेम्पशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक। तो हमारा ब्लॉक था 2022 से 2025, पहला कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026। तो एक एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगर आपने एक भी नहीं ली है, खाली एक ही कैरी फॉरवर्ड होगी, यस। लेकिन अगर आपने एक एग्जेम्पशन ली है, 1 एग्जेम्पशन claimed in this 2 times, then also 1 exemption can be carried forward. So 1 exemption carried forward to first calendar year of next block. And again that will be 1st January 2026 to 31st December 26. तो भाई पोजीशन बड़ी स्पष्ट है, 2 एग्जेम्पशन मिलनी है 48 महीनों में, दोनों में से एक भी एग्जेम्पशन नहीं ली है या एक ली है, एक ही एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड होगी, यस। दोनों साइड पे देख लिया आपने, 1 एग्जेम्पशन विल बी कैरीड फॉरवर्ड, और वो पहली एग्जेम्पशन अगले ब्लॉक के पहले कैलेंडर ईयर में आपको लेनी है। तो अगले ब्लॉक में अब 3 एग्जेम्पशन हो गई, 2 तो मिलनी है, एक पहले साल आपको और मिलेगी 2026, 27, 28, 29 वाले ब्लॉक में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए नाउ दूसरी बात आती है, ये हमने बात कर ली, 1 कैलेंडर ईयर वाली बात कर ली। अब आती है बात एलटीसी अवेलेबल ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। However, this restriction shall not apply in respect of children born before 1st October 98 and also in case of multiple births after first child. Guys, इसका ये मतलब है कि जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं ऑन और आफ्टर 1st अक्टूबर 1998, लेट्स टेक एग्जांपल, फर्स्ट चाइल्ड वाज बोर्न ऑन 1st of अगस्त 1990, तो यू कैन टेक अलोंग दिस चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड चाइल्ड was born on 10th of June 1993. Again, there is no problem on this kid. Third child was born on 5th of 7 July 1996. There is no problem. Your fourth child was born on 1st October 98. Fifth child was born on 10th of December 2000, and sixth child was born on 5th of February 2022.
So guys, children which have born before 1st October 98, 1 अक्टूबर 98 से पहले जो बच्चे born हुए हैं, all the three you can take. There is no limit on this kids. So you can take along with them, all these students you can take along with you for the holidays. But इन 3 बच्चों में ना guys, आपको 2 ही बच्चे, 2 children का ही बेनिफिट मिलेगा, born on or after 1 अक्टूबर 98. सो चिल्ड्रन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 98, 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर 3 ले जा सकते हैं और 2 ये 5 चिल्ड्रन आप अपने साथ यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो अगर आप 6 बच्चे ले गए तो एग्जेम्पशन 5 बच्चों की मिलेगी, एक बात को याद रखिएगा। और दूसरी बात, अगर ये आपका 5th चाइल्ड जो था, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये 5th चाइल्ड ट्विंस होते, मान लीजिए दिस 5th चाइल्ड एंड 6th चाइल्ड, yes my dear friend, were twins on 10th of December 2000, then guys multiple birth after first child will be treated as single child. तो अब इस केस में तीनों के तीनों अलाउ हो जाते, पहले वाले 3 तो अलाउड हैं ही, जो बिफोर 1 अक्टूबर 98 वाले वो तो अलाउड हैं ही। अब आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 98 वाले जो आपका 4th चाइल्ड है वो तो अलाउड है ही, अब 5th और 6th भी अलाउ हो जाएंगे, क्यों? वो मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड है। यू डिडंट नो व्हेन यू हैड द किड, द 4th kid, the 5th kid, that they will be twins. 5 and 6 are combined together, 1 plus 1. Therefore all the 6 kids now you can take along and you will be entitled to exemption. And obviously if the 7th kid comes, he will not be eligible for the exemption because already the family is complete. So guys, all the children born on or before 1st October 1998 are eligible for the exemption, and all kids born on or after 1st October 98, only 2. But in that, if there is multiple birth after the first child, they both will be eligible for the purpose of exemption. So now let's recap LTC. LTC की exemption है 10 clause 5 में, actual expenditure, traveling इन इंडिया, शॉर्टेस्ट रूट, लिमिट के लिए है, और लिमिट कहीं जगह इकोनॉमी क्लास है एयर इंडिया की, रेलवे की टिकट है, एंड यू कैन डू लाइक दैट। नहीं, हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं 7th आइटम ऑफ ग्रॉस सैलरी। 7th आइटम ऑफ ग्रॉस सैलरी जो है मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेडिकल फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर। ये फैसिलिटीज एम्प्लॉयर दे रहा है, किसको दे रहा है मेडिकल फैसिलिटीज? एम्प्लॉय को या फैमिली मेंबर्स। और बच्चों, फैमिली मेंबर्स की जो डेफिनेशन है डिट्टो सेम वही है जो एलटीसी में थी। यस, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर अगर डिपेंडेंट है, डिट्टो सेम। खुशी की बात यह है मेडिकल फैसिलिटीज में प्रोवाइजो टू 17(2) लगता है। प्रोवाइजो टू 17(2) का मतलब है ये एक्सेप्शंस में है। मेजरली यस, दवा दारू, चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर का ट्रीटमेंट मेजरली एग्जेम्प्ट है, मेजरली एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये इंसानियत के नाते फैसिलिटीज एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉयर कैसे देगा? या तो डायरेक्ट पेमेंट कर देगा अस्पताल में जहां पर इलाज हुआ है, या रीइंबर्समेंट दे देगा, या आपको बच्चे रीइंबर्समेंट दे देगा। मेडिकल फैसिलिटीज को टैक्स करने के लिए 2 काम करना, मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर, और दूसरा मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया। तो रिकैप करें, मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को या फैमिली मेंबर को, गाइस इन इंडिया दे रहा है या आउटसाइड इंडिया दे रहा है, डायरेक्ट पेमेंट देगा या रीइंबर्समेंट देगा, इस बात को याद रखिएगा। पहले बात करते हैं इन इंडिया की। इन इंडिया में हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का अपना है, मेडिकल फैसिलिटी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। 1 लाख का खर्चा है, 4 लाख का खर्चा है। शर्त याद रखिएगा, अगर नॉन फैमिली मेंबर को ट्रीटमेंट है बाय द एम्प्लॉयर, नॉन फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट है बाय द एम्प्लॉयर, वो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, वो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। तो अगर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है, ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट नहीं है, उनका इलाज करवा दिया, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, उनका इलाज करवा दिया, तो आपके हाथ में वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर आप एग्जेम्पशन चाहते हैं प्रोवाइजो टू 17(2) की, गाइस यू नीड टू गेट द ट्रीटमेंट डन ऑफ द एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर। इन इंडिया
एम्प्लॉयर का अपना अस्पताल है, तो यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन अपोलो हॉस्पिटल्स, यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन एनी काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल विच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, हॉस्पिटल बोले तो ये डिस्पेंसरी भी आ जाएंगी, क्लिनिक भी आ जाएगा, कोई कोई आपका नर्सिंग होम भी आ जाएगा। तो डोंट गो बाय द वर्ड हॉस्पिटल, इट इज अ एरिया वेयर ट्रीटमेंट कैन बी डन। दूसरी बात, अगर आपका ट्रीटमेंट हुआ है सरकारी अस्पताल में, अगर आपका ट्रीटमेंट हुआ है लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में, अगर आपका ट्रीटमेंट हुआ है गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त, या हॉस्पिटल अप्रूव बाय सीसीआईटी में, अगेन गाइस सारा का सारा एम्प्लॉयर का खर्चा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होने वाला है, टोटली टैक्स फ्री। लेकिन अगर ये हॉस्पिटल अप्रूव बाय सीसीआईटी है, नाउ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये प्रिस्क्राइब डिजीज होनी चाहिए रूल 3A के अंदर। अच्छा, यहां पर ट्रीटमेंट एनी डिजीज, यस माय डियर फ्रेंड्स, एनी डिजीज, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल, एनी डिजीज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सीसीआईटी अप्रूव हॉस्पिटल्स हैं, दीज आर ऑल प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आपके आसपास खुले हुए होते हैं। लेकिन उसमें दो शर्तें हैं, सीसीआईटी अप्रूव्ड होना चाहिए चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा, और दूसरा रूल 3A की प्रिस्क्राइब डिजीज होनी चाहिए। यस, जब जाके ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। एक नया अमेंडमेंट आई है फॉर असेसमेंट ये 23-24, क्योंकि कोविड था दोस्तों, और कोविड के चक्कर में बहुत लोगों के खर्चे भी हुए हैं, बहुत लोगों को जान से भी अपना हाथ धोना पड़ा है। तो इस कारण एक नई एग्जेम्पशन गवर्नमेंट डाली मेडिकल फैसिलिटीज में, उसको पढ़िए। सम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का खर्चा हुआ है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय का खर्चा अपने ऊपर है, ऑन हिज सेल्फ और फैमिली मेंबर्स with respect to illness related to COVID-19 subject to the following conditions। तो अगर एम्प्लॉयर कोविड ट्रीटमेंट का खर्चा बियर कर रहा है एम्प्लॉय का या फैमिली मेंबर का, दैट एक्सपेंडिचर विल बी एग्जेम्प्ट। क्या शर्त है? एम्प्लॉय शैल सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट कि भाई कोविड-19 है, उसके कोई टेस्ट रिपोर्ट, या मेडिकल रिपोर्ट इफ क्लिनिकली डिटर्मिन्ड बाय to be COVID-19 positive through investigation in hospital or inpatient facility by a treating physician or a person so admitted। या तो COVID-19 की आपके पास पॉजिटिव रिपोर्ट हो, टेस्ट रिपोर्ट हो, या कि डॉक्टर की रिपोर्ट हो ये सर्टिफाई करते हुए कि यस ये कोविड था, कभी का टेस्ट में नहीं आता है लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में आ गया। दूसरी बात, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फॉर COVID-19 और 19 इलनेस relating to COVID-19 suffered within 6 months from the date of being determined as COVID-19 positive। तो 6 महीने तक जो भी इलाज विलाज चला उस सब की हम बेनिफिट आपको देने वाले, खर्चे का अगर एम्प्लॉय देता है वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय को देने पड़ेंगे कि उसके इलाज के डॉक्यूमेंट्स भी क्या हुए। एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 और इलनेस एसोसिएटेड टू कोविड-19। कोविड-19 अपने आप में एक वायरस है, उसके कारण और कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई होंगी तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा, तो इसका सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। यस, एम्प्लॉयर सर्टिफाई करके देगा, देन ऑल द 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर विल बी एग्जेम्प्ट। तो पहली बात, कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, जो भी खर्चे हुए 6 महीने तक के वो उसके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, और सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए खर्चे का कि यस ये खर्चा कोविड के ऊपर हुआ है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी कर देंगे तो एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विल आल्सो बी एक्सेप्ट। एक अमेंडमेंट आईयूएस में भी आई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जहां पर एम्प्लॉयर ने कोई आपको, एम्प्लॉयर के अलावा अगर कोई और भी पैसा कोई दे दे, हेल्प कर दे आर्थिक रूप में, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं आईयूएस में बताऊंगा। तो अभी मैंने जो बात करी है वो बात करी है एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है कोविड-19 ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर में, दैट अमाउंट इज ऑल्सो एक्सेप्ट। बेड की भी वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स थी, लोगों ने घर में काम करवाया, घर में ट्रीटमेंट करवाया, बहुत ज्यादा वो एक दर्दनाक पीरियड था सभी लोगों के लिए। Anyhow, the past is behind us, let's proceed further। तो अस्पताल एम्प्लॉयर का एग्जेम्प्ट, सरकारी अस्पताल एग्जेम्प्ट, लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल में भी एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल में भी एग्जेम्प्ट, हॉस्पिटल सीसीआईटी अप्रूव्ड है लेकिन रूल 3A की डिजीज। अगर एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ऑलरेडी इज एग्जेम्प्ट। अदर केस में एग्जांपल, यू गेटिंग ट्रीटमेंट डन बाय अ फैमिली डॉक्टर या नॉन अप्रूव हॉस्पिटल्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, नॉन अप्रूव हॉस्पिटल्स
उस केस के अंदर गाइस एंटायर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फुल्ली टैक्सेबल। इस बात को याद रखिएगा। तो एग्जाम में आ जाएगा मेडिकल रीइंबर्समेंट। देखिए जी एग्जाम में क्या आ सकता है, मेडिकल रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर। खाली क्वेश्चन देता है मेडिकल रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर। क्वेश्चन बोलता है गाइस, जरा देखिएगा, क्वेश्चन बोलता है गाइस मेडिकल रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर। जस्ट अ सेकंड गाइस, क्वेश्चन कहता है मेडिकल रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर 10,000। आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको अदर केस मान के सॉल्व कराएंगे। अदर केस और टैक्सेबल कर देंगे पूरा का पूरा 10,000। लेकिन ये बोलते हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट सरकारी अस्पताल का है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, अप्रूव हॉस्पिटल का है, तो एग्जाम। ठीक है, बात याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन कहता है मेडिकल अलाउंस 2,000 पर मंथ, पूरे साल का 24,000। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके लिए दिया है और अलाउंस दिया है आपने। ट्रीटमेंट गवर्नमेंट, भाई इस केस के अंदर यू विल नॉट गेट द एग्जेम्पशन ऑफ प्रोवाइजो टू 17(2) बिकॉज इट इज एन अलाउंस। अलाउंस विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल। तो रीइंबर्समेंट होती है, डायरेक्ट पेमेंट होती, तो वो प्रोवाइजो टू 17(2) लगेगा। लेकिन जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है इट इज एन अलाउंस, तो अलाउंस पे तो कोई छूट है नहीं। या बात, ये तो अदर अलाउंस में बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको याद रखने वाली बात है। आइए अब हिंदुस्तान से बाहर की बात करें। हिंदुस्तान से बाहर जब ट्रीटमेंट होता है गाइस, 3 मेजर खर्चे आएंगे। एक तो ट्रीटमेंट का खर्चा, एक स्टेइंग का खर्चा, और एक तीसरा खर्चा ट्रैवलिंग का खर्चा। इसमें से 2 ऐसे खर्चे हैं जहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए एंड दैट इज स्टेइंग के खर्चे के लिए। इसलिए 2 खर्चों में जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ेगी, आरबीआई की लिमिट तक एग्जेम्प्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ने कहा मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ 2 लाख का और आरबीआई की लिमिट है 1.5 लाख। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत होती है। वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट, फॉर दैट वी विल फॉलो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। 50,000 पर केसेट बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है आने जाने के 1 लाख का खर्चा हुआ और आरबीआई की लिमिट 80,000 है, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया 20,000 रुपए। तो जो भी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा एज पर द लिमिट ऑफ द आरबीआई वो एग्जेम्प्ट। लेकिन याद रखिएगा स्टे के खर्चे में एक पेशेंट का खर्चा, पेशेंट वही एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर, और एक अटेंडेंट। यस, तो 2 लोगों का, मैक्सिमम 2 पर्सन का हम एग्जेम्प्ट कर देंगे एज पर द लिमिट ऑफ द आरबीआई। तीसरे का खर्चा अगर एम्प्लॉयर करेगा पूरा टैक्सेबल। ट्रैवलिंग का खर्चा है जो आने जाने का, यस आने जाने का, वो भी 2 लोगों का एग्जेम्प्ट है अगर एम्प्लॉय की जीटीआई, मेरे प्यारे बच्चों, जीटीआई 2 लाख रुपए तक है बिफोर इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इंक्लूड किए बिना आप एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी प्लस 4 हेड्स ऑफ इनकम निकाल लें। टैक्सेबल सैलरी और 4 हेड्स ऑफ इनकम, उसको जीटीआई कहेंगे। अगर वो जीटीआई 2 लाख तक है तो ट्रैवलिंग का खर्चा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर जीटीआई गाइस 2 लाख से ऊपर की है तो बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर विल बी टैक्सेबल। बस इसको सिंपल सी बात भाषा में याद कर लीजिए। आप ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को इग्नोर करके क्लोज कर दो सैलरी हेड, क्लोज कर दो बेसिक, बोनस, और ये मेडिकल एक्सपेंडिचर भी जैसे 50,000 ये भी इंक्लूड कर लेना, एक्सेस वाला है ये 20,000 इंक्लूड कर लेना। मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, बस क्लोज करो सैलरी हेड, उसमें डिडक्शंस लेनी है, एग्जेम्पशन लेनी है, 4 हेड्स की इनकम निकालिए। जीटीआई 2 लाख तक है तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जीटीआई अगर 2 लाख से ऊपर की है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर विल बी फुल्ली टैक्सेबल। इस बात को याद रखना है। चलिए अब आ रहे हैं अपन लोग 8th आइटम ऑफ ग्रॉस सैलरी। यस, दैट इज द बिगेस्ट आइटम। वन इज ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन और प्रोविडेंट फंड। पहला आइटम मैं करवा रहा हूं, दैट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक फेयरवेल गिफ्ट है। ग्रेचुटी इज फेयरवेल गिफ्ट, एक लमसम अमाउंट है। यस, एज अ मैटर ऑफ लॉयल्टी दिया जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है, इस ग्रेचुटी पे एग्जेम्पशन मिलेगी 10-10 की। लेकिन याद रखिएगा ग्रेचुटी ये इनकैशमेंट एट लीविंग सर्विस होनी चाहिए। लीविंग सर्विस का मतलब आप रिटायरमेंट हो, रेजिग्नेशन हो, बिंग थ्रोन आउट हो,
अगर ग्रेचुटी लिविंग सर्विस में मिलेगी तो 10-10 की एग्जेम्पशन है। अगर ग्रेचुटी कंटिन्यूटी के टाइम मिल जाए, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है, आपने कहा मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होंगी, रिटायरमेंट पे नहीं चाहिए मुझे ग्रेचुटी, मुझे ग्रेचुटी अभी दे दीजिए, तो जो ग्रेचुटी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में मिलती है, ग्रेचुटी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में मिलती है, gratuity which you are getting at continuity of service will be fully taxable. Continuity of service will be fully taxable. तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेचुटी जो है वो आपको मिले, रिटायरमेंट पे मिले, लिविंग सर्विस पे मिले तो 10-10 की एक्सेप्शन। बेस्ट पार्ट ये है, अगर आप सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 100% ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है। बल्ले बल्ले, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो एग्जेम्प्ट। लेकिन आप नॉन गवर्नमेंट हो तो आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, या तो आप पोगा में कवर्ड है, पोगा मास्टर, पोगा 72, या आप पोगा 72 में कवर्ड नहीं है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम नॉट कवर्ड एम्प्लॉय मान के सॉल्व करके आते हैं, नोट दिए आते हैं। ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972 में गवर्नमेंट ने पास करी थी, ग्रेचुटी देना मैंडेटरी कर दिया था कुछ स्पेसिफिक टाइप के एम्प्लॉयर्स के लिए, जैसे जहां पर काम करते मिनिमम 10 वर्कर्स, फैक्ट्रीज के लिए, प्लांटेशन के लिए, पोर्ट्स के लिए, रेलवे कंपनीज के लिए। तो अगेन वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस लॉ, वी आर हेयर टू डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट। तो अगर क्वेश्चन बोलता है सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, ग्रेचुटी पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है। अगर आप एम्प्लॉय हैं कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अगर आप कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए ये वाला जो हमने सेकंड वाला टेबल है ये लगेगा। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो आपके ऊपर थर्ड वाला टेबल लगेगा। एग्जेम्पशन बड़ी सिंपल है, मिनिमम ऑफ द 3। पहला अमाउंट एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, पोगा मास्टर में जो कवर्ड है, तो जब से ग्रेचुटी एक्ट पास हुई है ग्रेचुटी देना मैंडेटरी हो गया है। दूसरा 20 लाख की मॉनेटरी लिमिट, और तीसरा 15 कांस्टेंट है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग पार्ट एक्सेस ऑफ 6 मंथ, जितने साल काम किया इंक्लूडिंग पार्ट एक्सेस ऑफ 6 मंथ, लास्ट मंथ सैलरी डिवाइडेड बाय 26। गाइस यहां पर लास्ट मंथ सैलरी को मैं एक नाम दे रहा हूं जेड सैलरी। एक्स सैलरी हमने दी थी एचआरए में, वाई सैलरी दी थी आरएफए में, इसको दे रहा हूं जेड सैलरी। जेड सैलरी में दो आइटम आएंगे, बेसिक सैलरी और 100% डी है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं, 100% डी है। और कभी भी यहां पर याद रखिएगा लास्ट मंथ सैलरी का तो ताजी सैलरी है, इसमें एरियर्स एडवांस कभी नहीं आते जेड सैलरी में। अच्छा, जो पोगा मास्टर में कवर नहीं है उनके लिए एक्चुअल ग्रेचुटी है 20 लाख, यहां तक सेम है। जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा वो मैं बता दूं, देखो जी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस वहां इंक्लूडिंग पार्ट था, यहाँ एक्सक्लूडिंग पार्ट है। वहां पर लास्ट मंथ सैलरी था जेड सैलरी, यहाँ एवरेज मंथली सैलरी, वहां था 26, यहां पर 30। जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, 3 डिफरेंसेस हैं, इस बात को याद रखिएगा। खुशी की बात यह है जो एवरेज मंथली सैलरी है वो एक्स सैलरी ही है, ये एक्स सैलरी दूसरी जगह इस्तेमाल हो रही है एचआरए के बाद। एक्स सैलरी में 3 आइटम आते हैं, बेसिक सैलरी, डी रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और एवरेज लेना है, यस मेरे बच्चों ये एवरेज लेना है 10 मंथ्स का, लिख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, नहीं तो मैं लिखवा देता हूं। एवरेज लेना है बच्चे 10 मंथ्स का, 10 मंथ्स प्रीसीडिंग दी, 10 मंथ्स प्रीसीडिंग दी मंथ ऑफ रिटायरमेंट, 10 मंथ्स प्रीसीडिंग दी मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर आप नवंबर में रिटायर हुए हो ना तो अक्टूबर से 10 महीने लेने हैं, दिसंबर में रिटायर हुए हो तो नवंबर से लेने हैं। तो रिकैप करिए, अगर आप सेंट्रल स्टेट लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय है बल्ले बल्ले, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पोगा मास्टर में कवर्ड है तो क्वेश्चन बोलेगा, नहीं तो हम नॉट पोगा मास्टर में कवर्ड मानेंगे। तो पोगा मास्टर में कवर्ड है तो एक्चुअल ग्रेचुटी 20 लाख रुपए और फॉर्मूला 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर इंक्लूडिंग पार्ट एक्सेस इंटू लास्ट मंथ सैलरी डिवाइड बाय 26। अगर आप पोगा मास्टर में कवर्ड नहीं है तो एक्चुअल ग्रेचुटी 20 लाख रुपए, 15 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग पार्ट एएमएस इन डिवाइडेड बाय 30। एएमएस का मतलब एक्स सैलरी 10 महीने प्रायर टू the month of retirement. The limit of 20 lakhs 20 करिए shall be reduced by the exemption claimed earlier। अगर पुराने एम्प्लॉयर से भी ग्रेचुटी लेके आए हैं तो इस 20 लाख की लिमिट से घटा दीजिएगा। तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले अगर आपको एक एम्प्लॉयर से ज्यादा ग्रेचुटी मिलती है एक साल के अंदर तो ये 20 लाख की लिमिट एग्रीगेट दोनों एम्प्लॉयर पे लगानी। ऐसा हो सकता है कि एक ही साल में 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिली तो वो 20 लाख की लिमिट दोनों पे इकट्ठे लगेगी। 20 पर एम्प्लॉयर नहीं है, 20 लाइफ टाइम लिमिट है, एक मोटा मोटा। जो पहले एग्जेम्पशन हो गई वो माइनस कर लीजिए, इस साल 2 से मिल रही है दोनों पे कंबाइंड।
अच्छा, आ गई बात ग्रेचुटी पेड टू द एम्प्लॉय व्हाइल ही कंटिन्यूज टू रिमेन इन सर्विस विद द सेम एम्प्लॉयज टैक्सेबल अंडर द सैलरीज। तो अगर ग्रेचुटी आपकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट आता है टेंशन, नो टेंशन नहीं, पेंशन। पेंशन वो रेगुलर अमाउंट है जो महीने की मिलती है जिससे अपना घर खर्च कर पाओ, उसको हम रेगुलर अमाउंट को कहते हैं बेटा अनकम्यूटेड पेंशन, जो पीरियोडिकल मंथली अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद। खुशी की बात यह है या दुख की बात यह है, 100% टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। भाई ये आपकी 100% टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपको कम्यूटेड पेंशन मिलती है, लमसम पेंशन मिलती है, ऐसा होता है कि फाइनेंशियली अगर आप थोड़ा सा वीक जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि यार ये हर महीना तू मुझे थोड़ा थोड़ा पापड़ दे रहा है, मुझे पूरा पापड़ दे दे, यानी कि मुझे लमसम पेंशन दे दे। उस लमसम पेंशन को हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, और इसमें एग्जेम्पशन मिलती है 1010A की। ये 1010A की एग्जेम्पशन जो है, यस, सरकारी मुलाजिम के लिए बल्ले बल्ले। यहां पर सरकारी मुलाजिम की डेफिनेशन देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उसके बाद लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन भी। दोस्तों यहां पर 4 लोग आ गए, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, स्टैचुरी। ग्रेचुटी में 10-10 में सेंट्रल, स्टेट, लोकल था, 100% बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या याद रखना है, अदर एम्प्लॉय हैं तो कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट टू द फॉलोइंग एक्सटेंट। अदर एम्प्लॉय का मतलब यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, समझ गए। अगर आपको ग्रेचुटी मिली थी तो आपका 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा नॉर्मल कम्यूटेड वैल्यू का, और आपको ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो 1/2 ऑफ द नॉर्मल कम्यूटेड वैल्यू। 1/3 का मतलब है 33.33% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 1/2 का मतलब है 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। व्हाट इज नॉर्मल कम्यूटेड वैल्यू? क्वेश्चन कहता है 80% कम्यूट करवा के 8 लाख रुपए मिले, तो ये आपकी एक्चुअल कम्यूटेड वैल्यू है, एक्चुअल कम्यूटेड वैल्यू। इसका 1/3 1/2 नहीं गाइस, 100% का कितनी वैल्यू होती तो वो होता 8 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, वो हो जाता आपका 10 लाख रुपए। उसका 1/3 1/2 करना है, तो 80% पे आपको 8 लाख मिला, वो एक्चुअल कम्यूटेड वैल्यू है। तो एक्चुअल कम्यूटेड वैल्यू लेना है, परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, तो एनसीवी आ जाएगा नॉर्मल कम्यूटेड वैल्यू, और नॉर्मल कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 या 1/2 क्वेश्चन आपको बताएगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो दोनों ऑप्शन में करके आइए। तो पेंशन अगर रेगुलर वाली मिलती है तो पूरी टैक्सेबल सभी इंप्लॉइज के लिए, लमसम वाली मिलती है तो 4 के लिए एग्जेम्प्ट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अदर के लिए 1/3 1/2 एक्चुअल का ना नॉर्मल कम्यूटेड वैल्यू का। तीसरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, लीव सैलरी। लीव सैलरी होता है वो छुट्टियां जो आपने नहीं ली हैं, जो छुट्टियां आपने नहीं ली हैं उसका आपको कैश मिला। अगेन लीव सैलरी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में मिली, लीव सैलरी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में मिली तो फुल्ली टैक्सेबल है। यस माय डियर फ्रेंड्स, फुल्ली टैक्सेबल है। और लीव सैलरी अगर रिटायरमेंट पे मिली, लीविंग सर्विस पे मिली, लीविंग सर्विस पे, यस मेरे बच्चे, लीविंग सर्विस पे मिली तो आपको 10-10 AA का फायदा मिलेगा। अब लीव सैलरी में यहां पर अगर आप 2 इंप्लॉयज है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, तो 10-10 AA में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 10-10 AA में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आप अदर इंप्लॉय हैं, यानी कि इसमें लोकल अथॉरिटी भी आएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी आएगा, तो आ गया ना, लोकल अथॉरिटी भी आएगा, स्टैट्यूटरी भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, तो मिनिमम ऑफ द 4 एग्जेम्प्ट है। एक्चुअल लीव सैलरी जो मिली 3 पेटी। यस, इस बजट में, बजट 2023 में लिमिट बढ़ाई गई है, लेकिन बजट 2023 हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई डिस्कशन इसकी नहीं करी। बजट 2023 जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया उसकी कोई रेलेवेंस हमारे लिए एग्जाम 223 में, एग्जाम 23 में रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं करता, ना मैंने बजट की चर्चा करी। बहुत क्वेरीज तो आई बजट के बारे में, सर एक वीडियो बनाइए, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमारे रेलेवेंट नहीं है। 2024 के एग्जाम में इस साल का बजट रेलेवेंट होगा। तो लीव सैलरी गाइस मेरे प्यारे बच्चों, लीव सैलरी जो एक्चुअल लीव सैलरी मिली 3 लाख रुपए, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, अनअवेल्ड लीव डिवाइडेड बाय 30 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। लीव सैलरी जो मिली, क्वेश्चन देगा 3 लाख रुपए मॉनेटरी लिमिट है, याद रखना है। ये जो 10 का फिगर है कांस्टेंट है, ये एएमएस है, और यहां पर भी अनअवेल्ड लीव डिवाइडेड बाय 30 इंटू एएमएस है। एएमएस क्या चीज है गाइस? ये एएमएस एक्स सैलरी है, यहां पर एएमएस इज एक्स सैलरी, और ये एक्स सैलरी इज एवरेज ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फर्क देखिएगा, यहां पर जो वर्ड है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, यानी कि अगर आप रिटायर हुए हो, 31 दिसंबर 2022 को, अगर आप लीव सैलरी की बात करें, लीव सैलरी का जो एएमएस निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा बच्चे 1 मार्च 22 से 31/12/22,
और अगर यही ग्रेचुटी का एएमएस निकाला जाता नॉट पोगा मास्टर वालों के लिए, तो उसमें महीने को छोड़ देते हैं, तो वो होता 1 फरवरी 22 से 30 नवंबर 2022। फर्क समझ लो, वहां पर महीने को छोड़ के 10 जाना है, यहां पर जिस दिन रिटायर हो वहां से 10 जाना है। एक्स सैलरी इधर भी थी और एक्स सैलरी इधर भी थी, तो एक्स सैलरी तीसरी बार यूज हुई है। नाउ व्हाट इज अनअवेड लीव। अनअवेड लीव में जो छुट्टियां नहीं ली वो कैसे निकलेंगी? टोटल लीव्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, जितने साल काम किया उसकी टोटल छुट्टियां, और 30 डेज इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग पार्ट, जितने साल आपने काम किया एक्सक्लूडिंग पार्ट। तो एम्प्लॉयर के हिसाब से जो भी छुट्टियां बनती है वो लिख लो। ये इनकम, ये एम्प्लॉयर का टोटल है, दिस इज एम्प्लॉयर टोटल, और मेरे बच्चे दिस इज इनकम टैक्स का टोटल, दिस इज इनकम टैक्स टोटल। इनकम टैक्स का टोटल डीम्ड टोटल है, दिस इज एक्चुअल टोटल, डीम्ड टोटल, विच एवर इज लेस। तो इसमें क्या करना है? 30 डेज इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग पार्ट। लीव्स जो छुट्टियां ले ली है वो माइनस कर दीजिए, अनअवेड लीव आ जाएगी। तो अनअवेड लीव मैंने आपको बता दिया, एवरेज मंथली सैलरी बता दिया, चारों का न्यूनतम जो आएगा दैट इज एग्जेम्प्ट। अच्छी बात यह है कि अगर ये लीविंग सर्विस पे इन कैश करवाओगे तो 10 डबल ए मिलेगा, अदरवाइज ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां पर भी फंडा वही है, पुरानी अगर लीव सैलरी एग्जेम्प्ट हुई थी पुराने एम्प्लॉयर से, तो गाइस वो 3 लाख की लिमिट यहां पर आप माइनस कर देंगे। और इस साल अगर आपको लीव सैलरी 2 एम्प्लॉयर से मिल रही है तो 3 लाख की लिमिट एग्रीगेट में लगेगी। और एक अच्छी बात कह लो या एक टैक्स में अच्छी बात कह लो कि अगर लीव सैलरी लीगल हायर्स को मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। छुट्टियों का कैश, एम्प्लॉय मर गया है और बच्चा, और जो छुट्टियां नहीं ली एम्प्लॉय मर गया है, सॉरी, एम्प्लॉय अगर मर गया है तो उसका जो बचा हुआ कैश छुट्टियों का था वो उसके लीगल हायर्स को मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो लीगल हायर्स को अगर लीव सैलरी मिलती है तो दैट इज एग्जेम्प्ट, लीव सैलरी इज एग्जेम्प्ट। चलिए, हमारा नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में आपको धक्के देके निकाल दिया जाता है, कंपनी का लॉस हो रहा है, पॉलिसी चेंज हो गई है, अब क्या करें? मिनिमम ऑफ द 3 1010B में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1010B में एग्जेम्प्ट हो जाएगा सभी के लिए। पहला तो जो अमाउंट मिला आपको, दूसरा 5 लाख रुपए, तीसरा फॉर्मूला ग्रेचुटी एक्ट से इंस्पायर्ड है, 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू एवरेज पे मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग पार्ट एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। थर्ड वाली लाइन को हम ये भी कह सकते हैं, थर्ड वाले अमाउंट को हम ये भी कह सकते हैं, अमाउंट कंप्यूटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये अमाउंट वो है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितने साल काम किया उसके 15 दिन, एवरेज पे डिवाइडेड बाय 26 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग एक्सीडिंग पार्ट एक्स ऑफ 6 मंथ्स इंटू एवरेज पे डिवाइडेड बाय 26। एवरेज पे में लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स की एवरेज लेनी है और सारी चीजें लेनी है एक्सक्लूडिंग बोनस। तो ये सैलरी का जो मीनिंग है बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक्स सैलरी एचआरए में थी, वाई सैलरी आरएफए में थी, जेड सैलरी पोगा मास्टर में थी, है ना। और एक स्पेसिफाइड इंप्लॉय के लिए टीएमएस टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी थी, स्पेसिफाइड इंप्लॉय 50,000 से ज्यादा। एक सैलरी यहां पर है, सब कुछ आएगा बोनस को छोड़ के, लास्ट के 3 महीने का एवरेज लेना है, उसमें 26 से डिवाइड करना है तो एक दिन की पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई से करना है। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के बाद आता है बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। देखो मगर प्यार से, रिट्रेंचमेंट में धक्के देके निकाल देते थे तो दिक्कत ये आती थी कि फ्रिक्शन होता था, लेबर प्रॉब्लम होती थी, मैनेजमेंट हाई होता था। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन में आपको ऑप्शन देते हैं, यस दिस इज एन ऑप्शन गिवन बाय द एम्प्लॉयर कि भाई तुम ले लो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से प्यार से निकल जाओ। एम्प्लॉय सोचता है या प्यार से निकाल रहे हैं, बात मान ही लेते हैं, गुस्से में तो कोई भी नहीं सुनता ना। अच्छा, ये जो वीआरएस है इस पे 1010C की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एक्चुअल कंपनसेशन जो मिला 5 लाख रुपए, और इसके भी 4 में से लीस्ट ऑफ द 4 3 मंथ्स टोटल सैलरी। इसको कैसे करना है? 3 मंथ्स 3 इंटू लास्ट मंथ एक्स सैलरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट मंथ एक्स सैलरी, चौथी जगह जहां एक्स सैलरी ले रहे हैं, इनटू कंप्लीटेड ईयर एक्सक्लूडिंग पार्ट, कंप्लीटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग पार्ट। तो 3 इंटू लास्ट मंथ की एक्स सैलरी, और करंट सैलरी पर मंथ वही लास्ट मंथ की एक्स सैलरी
लो जी, और क्लियर हो जाएगा। लास्ट मंथ की एक्स सैलरी इनटू बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, जितने महीने आपके रह रहे हैं, चारों का जो न्यूनतम आएगा दैट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। लेकिन एम्प्लॉयर को जो स्कीम बनानी है रूल 2BA के हिसाब से बनानी है। रूल 2BA की स्कीम क्या है, कुछ गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइंस को हम गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। इस गाइडलाइंस में क्या लिखा है कि मिनिमम वीआरएस उसको दिया जाए जिसने 10 साल की नौकरी कर ली हो या 40 साल की उम्र हो गई हो। वीआरएस की स्कीम हर एम्प्लॉय के लिए होगी, ऐसा नहीं कि आपको रामलाल श्यामलाल को देना। जिसने 10 साल की नौकरी कर ली है, 40 साल की उम्र हो चुकी है, क्योंकि वो उनकी अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करता है। हाँ जी, और जो मेन एम आपका वीआरएस का होना चाहिए, ओवरऑल रिडक्शन इन दी वर्कफोर्स, ओवरऑल रिडक्शन इन दी वर्कफोर्स, क्योंकि ओवर स्टाफिंग हो गई है, हायर एंड फायर पॉलिसी नहीं हो सकता। हाँ जी, और जो वैकेंसी होगी वो फिलअप नहीं करनी है, और रिटायरिंग एम्प्लॉय को दोबारा से एम्प्लॉय नहीं करना है। तो अगर ये पांचों कंडीशन पूरी होंगी, जब जाके यस मेरे प्यारे बच्चों 1010C में एग्जेम्पशन मिलने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। और सैलरी का मीनिंग वही मैंने बता दिया, एक्स सैलरी ही है। और 1010C की हम जीते एक बार है, मरते एक बार है, प्यार एक बार करते हैं, तो 1010C की एग्जामिशन ओनली वंस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1010C की एग्जामिशन ले चुके हो, इस बार नहीं मिलने वाली। ये ग्रेचुइटी का पंगा नहीं है, ग्रेचुइटी में 20 लाख की लिमिट से घटा देते थे पुरानी एग्जामिशन, और लीव सैलरी में भी 3 लाख की लिमिट घटा देते थे। यहां पर घटाना नहीं है बेड़ू, एक ही बार लेनी है। ये वन टाइम ऑफर है, ग्रेचुइटी बार बार ले सकते हो, एग्जामिशन लीव सैलरी बार बार ले सकते हो, लेकिन गाइस ये दिस इज ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। अब आते हैं जी टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। प्रोविडेंट फंड्स वो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स हैं, जो गुल्लक्स हैं, जो पिग्गी बैंक है, जो एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करता है। अगर आप एसपीएफ पे, यानी कि आप, हाँ जी, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो आपका योगदान है उसकी आपको 80C मिल जाएगी, 80C मिल जाएगी जीटीआई से। सैलरी से डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि सैलरी चार्जेबल ऑन ड्यू और रिसिव बेसिस। जो एम्प्लॉयर का योगदान है गाइस उस वो एग्जेम्प्ट है पूरा। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड भी एग्जेम्प्ट है, लमसम बैलेंस भी एग्जेम्प्ट है। टोटली एग्जेम्प्ट 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 स्कीम है, टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री। मेरा योगदान 80C, एम्प्लॉयर का योगदान एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, लमसम बैलेंस एग्जेम्प्ट। आरपीएफ की बात करें, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करें, जो मेरा योगदान है गाइस उसके भी मुझे 80C मिलेगा। जो एम्प्लॉयर मेरे लिए योगदान देता है वो 12% तक एग्जेम्प्ट है। ये पांचवा जगह जहां पर एक्स सैलरी ली जा रही है गाइस, दिस इज अगेन एक्स सैलरी, पांचवी जगह। तो 12% ऑफ एक्स सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। एक्सेस मेरे हाथ में डीम्ड इनकम बनके टैक्सेबल हो जाएगा, और ये डीम्ड इनकम बनने के लिए सेक्शन 7 है, जहां पर मैंने आपको कहा था रेजिडेंशियल स्टेटस में कि मैं सैलरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो सेक्शन 7 कहता है ये डीम टू बी रिसीव्ड है, सेक्शन 15 कहता है ये रिसीव हो गया, और सेक्शन 17 ये कहता है ये ग्रॉस सैलरी में जोड़ देंगे। क्योंकि किसी भी चीज को जोड़ने के लिए लॉजिक चाहिए, और लॉजिक क्या है कि ये अमाउंट मिला तो नहीं है अभी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मिलेगा तो रिटायरमेंट पे, तो टैक्स कैसे कर दें? क्योंकि सेक्शन 15 कहता है ड्यू या रिसीव दिखाओ, तो सेक्शन 7 में इसको डीम टू बी रिसीव मान लेते हैं। इसलिए सेक्शन 15 की रजामंदी हो जाती है। 15 कहता है सैलरी बन गई, 17 कहता है एक ग्रॉस सैलरी में डाल दो। जो इंटरेस्ट है गाइस 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, एक्सेस टैक्सेबल है, उसका भी यहां पर यही सेम तरीके का ट्रीटमेंट है, 7 + 15 + 17 1, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर जो लमसम बैलेंस है गाइस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10-12 में, ओनली इफ 5 साल की नौकरी के बाद आपने ये पीएफ का पैसा मिला, या 5 साल से पहले मिला, बीमारी के कारण मिला, या 5 साल से पहले एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, या कोई ऐसा रीजन जहां पर आपके कंट्रोल में नहीं था नौकरी जाना, या आपने अपना बैलेंस 5 साल से पहले नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करवा दिया। अगर आप ये कंडीशंस पूरी करेंगे तो लमसम बैलेंस एग्जेम्प्ट रहेगा। कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो ये यूआरपीएफ मानकर टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि यूआरपीएफ में लमसम बैलेंस टैक्सेबल होता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ जी, और यूआरपीएफ की बात करें, ये वो प्रोविडेंट फंड है जो रिकग्नाइज नहीं है बाय द गवर्नमेंट। आपका योगदान 80C नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर का योगदान एग्जेम्प्ट है, क्योंकि अभी छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा उसके 4 पार्ट्स होंगे। जो मेरा योगदान होगा उसमें अभी तक का एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर साल वैसे टैक्सेबल हो गया है ना। ऐसा भी कर सकते हो इसको समझने के लिए। जो यूआरपीएफ बैलेंस है उसमें 4 हिस्से होंगे। यूआरपीएफ बैलेंस में 4 हिस्से, आज तक का टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन,
आज तक का इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, टोटल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और आज तक का इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। गाइस ये तो टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं तो मेरा ही पैसा है जो वापस मिला, ये मेरा आईयूएस में जाएगा और ये मेरा सैलरी में टैक्सेबल होगा 17(3) में, मिसलेनियस आइटम जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यूआरपीएफ, अगर आरपीएफ की भी कंडीशन पूरी नहीं हुई उसके भी 4 टुकड़े करके ऐसे टैक्स करेंगे, लेकिन एसपीएफ का पैसा तो एग्जेम्प्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ जी, नाउ पब्लिक है जी, जानती है पीपीएफ है, ये अकाउंट मैंने भी खुलवा रखा है, क्यों? क्योंकि मेरा तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो जो मैं योगदान देता हूं मैं भी हर साल एटीसी लेता हूं, कोई एम्प्लॉयर है नहीं, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, लमसम बैलेंस भी एग्जेम्प्ट है। एक नई अमेंडमेंट है जी फाइनेंस एक्ट 21 द्वारा, पढ़िए जरा। फाइनेंस एक्ट 21 प्रोवाइडेड एनी इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द अमाउंट of provident fund contribution exceeding 2,50,000 made by the employee would be subject to tax. However, in cases where only the employee is making the contribution to the PF, the threshold limit of 2,50,000 would be enhanced to rupees 5 lakhs. However, interest accrued on contribution to such fund up to 31st March 21 would be exempt without any limit. अब जरा देखिए जी क्या फंड आया है। गवर्नमेंट कहती है जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अगर अप टू 2.5 लाख रुपीस ईयर है, 2.5 lakhs पर एनम है, जो उसका ऊपर का इंटरेस्ट होता है दैट विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर एम्प्लॉय का योगदान 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, यस, तो उस एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उस एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बिकम टैक्सेबल। जरा देखिएगा, तो पीएफ में आरपीएफ के लिए भी है प्रोविजन, एसपीएफ के लिए भी है। जरा देखिएगा, जो एम्प्लॉय का योगदान है, मान लीजिए एम्प्लॉय का योगदान है पूरे साल का 3 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसी साल वो है 30,000 रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है एम्प्लॉय योगदान तो एटीसी में मिलता है, इसमें से 2.5 लाख रुपए का जो ब्याज है उसके ऊपर वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम प्रोपोर्शनेटली कर लें तो दैट विल बी 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपए इंटू 30,000, क्योंकि 2.5 से ऊपर है ना, एंड दैट इज गाइस 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज मेरे प्यारे बच्चों विल बी डीम्ड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। तो दोबारा से रिपीट कर देते हैं, प्रोविडेंट फंड है, ठीक है सर, आरपीएफ एसपीएफ है, उसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है हर साल जो होता है, 2.5 लाख तक एम्प्लॉय देता है तो इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट रखेंगे। अगर 2.5 लाख से ज्यादा देता है एम्प्लॉयर तो उस एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है 3 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट आया पूरे साल का 30,000 रुपए, तो 50,000 रुपए क्योंकि वो 2.5 से ऊपर है, उसी के ऊपर जो ब्याज बनेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 25,000 ब्याज विल नॉट बी टैक्सेबल, वेयर एज 5,000 इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। सर जी इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़िया से बना दीजिए, आई एम वर्किंग ऑन इट and yes I will be launching that advanced level practical question series also, advanced level practical question series, जहां पर आपको लग रहा होगा सर कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपकी चटनी एग्जामिनर बना सकता है, उसके लिए मैं आ रहा हूं और 2 अनाउंसमेंट्स मुझे करनी है जो इस हफ्ते में आने वाली है, तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आइए जरा नेक्स्ट आइटम आता है गाइस आपका लास्ट आइटम, नाइन्थ आइटम जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, जिसको हम 17(3) में लेके जाते हैं। इसमें क्या आता है, कीमैन का पैसा, अगर एम्प्लॉयर ने आपके लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और वो पैसा आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है अंडर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अमाउंट अगर नौकरी से पहले एम्प्लॉयर से मिले, नौकरी के बाद एम्प्लॉयर से मिले, वो भी सैलरी में टैक्सेबल होता है, जिसको हम कहते हैं प्री ज्वाइनिंग बोनस और पोस्ट लीविंग बोनस। जैसे अभी मैंने किसी की नौकरी ज्वाइन करी नहीं है और मुझे एम्प्लॉयर कह रहा है कि भाई मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मैंने कहा पहले 10 लाख रुपए रखवा, तो वो 10 लाख रुपए मैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में दिखाऊंगा क्योंकि अभी तक मेरा वो एम्प्लॉयर बना नहीं है। या नौकरी छोड़ने के बाद वो मुझे 5 लाख रुपए और दे रहा है, क्यों दे रहा है, मैं कंपनी की सीक्रेट्स लीक कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था ऐसी बात, तो वो मुझे जो नौकरी के बाद दे रहा है पैसा या नौकरी से पहले पैसा दे रहा है उसको प्री एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मनी कहते हैं, वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में आता है। यूआरपीएफ का पैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, एम्प्लॉयर का योगदान और उसका ब्याज यहां आता है। और गाइस अदर सम, ये क्या लिखा है, ये जो रिटेंचमेंट कंपनसेशंस और जो
रिटायरमेंट कंपनसेशन होते हैं वो भी हम प्रॉफिट ड्यू ऑफ सैलरी में दिखाते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर सम अगर एम्प्लॉयर देता है जो ड्यू हो जाए, रिसीव हो जाए, उसको भी मिसलेनियस आइटम में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी इज मिसलेनियस आइटम्स। उसके बाद गाइस 10 क्लॉज 6 ये एक सेक्शन है जो बहुत अंडररेटेड सेक्शन है, कम पूछते हैं, आई डोंट नो व्हाई। 10(6) में क्या है, रेम्यूनरेशन टू फॉरेन सिटीजन फ्रॉम सर्विसेज इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। हमने एक सेक्शन 9 में बात पढ़ी थी। सेक्शन 9 में लिखा था अगर इंडिया में आप नौकरी करते हो तो इंडिया में सैलरी ड्यू होती है। दिस इज एक्सेप्शन टू दैट पॉइंट कि आप एक कोई विदेशी नागरिक है, इंडिया में अगर वो नौकरी करेगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इंडिया में टैक्स नहीं लगाएंगे। दिस इज जस्ट लाइक इंडियन डिप्लोमेट जब बाहर काम करते हैं तो बाहर टैक्सेबल नहीं होते, ऐसे फॉरेन देश के राजदूत जब इंडिया में काम करते हैं, चाइना का, अमेरिका का, रशिया का, उनकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। आ गई बात डिप्लोमेटिक पर्सनल और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। तो अगर कोई फॉरेन कंट्री का डिप्लोमेट है, फॉरेन कंट्री का कोई ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंडिया में कितने दिन भी रहे, रेजिडेंट तो बना देंगे, पॉइंट वो नहीं है, उसकी इंडिया की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है ही इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इस काम के अलावा कोई और काम ना करता हो और हमारे राजदूत उनके देश में भी वो सिमिलर टैक्स एग्जेम्पशन मिले। तो बाहर का राजदूत है, इंडिया में काम करने आए, इंडिया में 10 करोड़ रुपया सैलरी कमाए राजदूत होने के नाते, और कोई काम धंधा नहीं। ऐसे बाहर का कोई ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो नुमाइंदगी करने इंडिया में आए, उसके लिए पगार पाए, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। कोई फॉरेन एंटरप्राइज है, कोई जैसे माइक्रोसॉफ्ट यूएस से 90 दिन तक वो इंडिया में काम करने आए, फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय, फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी सब्सिडरी कंपनी का हो काम धंधा, उस फॉरेन एंटरप्राइज का नहीं होना चाहिए। तो 90 दिन तक वो इंडिया में आता है। रेजिडेंट बनने या नॉन रेजिडेंट की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो 90 दिन तक जो पगार लेगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में शिप लेके आया है, उसका वो क्रू मेंबर है, कैप्टन है, उसका वो इंजीनियर है, तो शिप इंडिया में अगर 90 दिन तक रहती है तो उसका काम तो इंडिया में हो रहा है, लेकिन उसकी जो पगार है 90 दिन तक की इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। या कोई फॉरेन गवर्नमेंट का बंदा है, इंडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए आया इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो जैसे अप्रेंटिस होता है ना, आर्टिकल्स होते हैं, तो इंडिया में वो कितने दिन भी रह ले, तो वो चारों लोग यहाँ पर फॉरेन सिटीजन हैं, इंडिया में काम करने आए हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए हैं, उनकी नौकरी इंडिया में होते हुए भी वो नौकरी की सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद हमारा इस चैप्टर में आता है रिलीफ अंडर 89(1). गाइस, दिस रिलीफ इज अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं प्रैक्टिकल सीरीज में कवर करवाऊंगा। ये जब मिलती है जब आपको एरियाज या एडवांस एली मिले, और टेक्स्ट में ये रिलीफ मिलता है 89(1) का। आई विल बी डिस्कसिंग इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिकॉज द एसेंस ऑफ दीज लेक्चर्स इज टू गिव यू द रिविजन ऑफ द थ्योरी। प्रैक्टिकली मेरे दिमाग में बिल्कुल बात है, डोंट वरी, पीछे नहीं हटेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 115 बीएससी में आ गए, अगर आप 115 बीएससी सिस्टम में आ गए, तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं सैलरी चैप्टर में। सैलरी चैप्टर में आपको मैं नट शेल में बता दूं कुर्बानियां क्या है। यस, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द चार्ट, but I am just giving you the sacrifices under 115 BSc if you are covered under salary chapter. The first sacrifice is deductions under section 16 नहीं मिलेंगी। deductions under section 16 1A, 16(2) और 16(3) तीनों डिडक्शंस आपको मिलने वाली नहीं है। आपको एग्जेम्पशंस एचआरए की 1013 वाली 1013A वाली मिलने वाली नहीं है, तो एचआरए विल बी फुल्ली टैक्सेबल। आपको एग्जेम्पशन, यस माय डियर फ्रेंड, अंडर सेक्शन 1014 स्पेशल अलाउंसेस की नहीं मिलने वाली है, एक्सेप्ट 4 स्पेशल अलाउंसेस आपको एग्जेम्पशन के लिए हकदार रहेंगे। पहला है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो होता है जितना आपने इंटरसिटी ट्रैवल के लिए खर्च किया, जितना आप ऑफिशियली खर्च करो। डेली अलाउंस, खाने पीने के लिए जब आप इंटरसिटी जा रहे हो उसका भी जितना ऑफिशियली खर्च करो। तीसरा बेटा कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस जब सेम सिटी ट्रैवलिंग के लिए जितना आपने खर्च किया उतना एग्जेम्प्ट होता है, वो मिलेगी। और चौथी मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन, वो ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ और डम के लिए 3200 रुपए की छूट। बस ये 4 एग्जेम्पशन मिलने वाली हैं, बाकी सारी यूनिफॉर्म अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, ट्राइबल एरिया अलाउंस हो, एकेडमिक अलाउंस हो, आपका हेल्पर अलाउंस हो, सब टैक्सेबल हो जाएंगे। तो 1014 में 4 अलाउंसेस की एग्जेम्पशन मिलेगी, जो ऑलरेडी सबको मिलती है पुराने वाले सिस्टम में भी। हाँ जी, 10(5) की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 10(5) है एलटीसी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और छठा नुकसान है जो 50 रुपए प्रति मील
₹50 प्रति मील की जो छूट मिलती है ऑफिशियल आवर्स में, ऑफिस प्रेमिसेस में खाने की, वो नहीं मिलेगी। तो बेटा 5 आपके नुकसान है। डिडक्शंस खत्म, एग्जाम्पशन 1013 है खत्म, 1014 की एग्जाम्पशन एक्सेप्ट 4 खत्म, 10(5) का LTC खत्म और ₹50 प्रति मील की एग्जाम्पशन खत्म। ये खल्लास होता है गाइस आपका सैलरी चैप्टर। अब मिलेंगे 1 या 2 दिन की अंतराल के बाद, क्योंकि आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं 2 या 3 दिन के बाद आपसे मिलूंगा। और वो 2 बड़ी अनाउंसमेंट भी मैं लेके आ रहा हूं, उसमें एक अनाउंसमेंट और डाल रहा हूं। तो 3 मेजर अनाउंसमेंट्स मैं अब लेके आने वाला हूं 2 या 3 दिन के बाद। तो इतने आप पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करिएगा, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको लगता है सर ये चीज और करवाइए, वो करवाइए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। All the best guys, all the best, love you all, bye.